हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में मैं बात करूंगा कंपोजिशन सप्लाई की। एंड देखिए, इससे पहले मैं आपको कंपोजिट सप्लाई करा चुका हूँ, तो अभी मैं जो करा रहा हूँ वो कंपोजिशन सप्लाई है। तो आप कंफ्यूज मत होना, कंपोजिट सप्लाई में और कंपोजिशन में ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कंपोजिशन सप्लाई की। ठीक है, देखिए कंपोजिशन सप्लाई को जो डील करता है वो सेक्शन 10 करता है ऑफ CGST एक्ट। ठीक है, ये सेक्शन बोलता है notwithstanding anything to the contrary contained in this act but subject to the provision of subsection 3(4) of section 9। section 9 अगर आपको याद हो, इससे पहले मैंने कराया था, वो था लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST। तो देखिए इसका मतलब है, ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेंट। इसका मतलब है कि इस एक्ट में जो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे उसके कंट्रेरी में कुछ लिखा हुआ है तो हमें कोई मतलब नहीं है, लिखा रहने दो, ये प्रीवेल करेगा जो इस सेक्शन में लिखा हुआ है। बट अगर कोई सब सेक्शन 4 और 3 में लिखा हुआ है और सेक्शन 9 के, तो वो प्रीवेल करेगा। इट मीन्स सेक्शन, अगर सब सेक्शन 3 और 4 आपको याद हो, सेक्शन 9 का वो रिवर्स चार्ज के मैटर में बात करता है, तो इट मीन्स रिवर्स चार्ज कंपोजिशन सप्लाई के केस में भी लगेगा। इसके अलावा जो दूसरे, अगर कहीं कुछ कंट्रेरी लिखा हुआ है इस सेक्शन के, तो वो उससे मतलब नहीं है। तो ये आगे सेक्शन बोलता है, ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब पिछले साल, डिड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। यहाँ पे देखिए 50 लाख लिखा है, बट आज की डेट में ये 1.5 CR है। ठीक है, मे ऑप्ट टू पे, मे देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मे मीन्स यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, may opt to pay in lieu of the tax payable by him under subsection 1 of section 9। subsection 1 का मतलब है, जो मैंने इससे पहले आपको लेवी एंड कलेक्शन में पढ़ाया था, वो बेसिकली मेन चार्जिंग सेक्शन है था, जिसके अंडर नॉर्मली लोगों को GST पे करना होता है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस सेक्शन के अंडर जो टैक्स दोगे वो आप सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 में जो लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट दोगे। ठीक है, मतलब उसकी जगह एन अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सच रेट एज मे बी प्रेस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग 1% टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर के केस में मैक्सिमम रेट क्या दिए हैं 1%, 2.5% of the turnover in state or turnover in union territory in case of person engaged in making supply referred to in clause B of paragraph 6 ऑफ शेड्यूल सेकंड। ये आप बताइए ये किस सप्लाई की बात कर रहा है। देखिए शेड्यूल सेकंड में लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो, कि सप्लाई को हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे या सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो आप मुझे बताइए शेड्यूल सेकंड चेक करके कि ये किस सप्लाई की बात कर रहा है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ ये रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात कर रहा है। ठीक है, 2.5% इन केस ऑफ रेस्टोरेंट एंड 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ अदर सप्लाई। अदर सप्लायर का मतलब ये हो गया, ये ट्रेडर की बात कर रहा है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब। देखिए अगर सबसेक्शन 1 की अगर मैं समरी दूं, तो सबसेक्शन 1 बोल रहा है जो आपकी लाइबिलिटी थी सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 में GST पे करने की, वो मैं आपको ऑलरेडी लेवी एंड GST कलेक्शन में आपको बता चुका हूँ इस टॉपिक पे। तो उस लाइबिलिटी की जगह आप इस सेक्शन में टैक्स पे कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, एंड इसमें जो टैक्स के रेट है, इसमें मैक्सिमम लिमिट दी हुई है 1% इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर, 2.5% इन केस ऑफ रेस्टोरेंट एंड 0.5% इन केस ऑफ ट्रेडर। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन और थी कि ये जो सेक्शन में आप टैक्स पे करोगे, तो उसमें 9 सेक्शन के सबसेक्शन 3 और 4 जो कि रिवर्स चार्ज की बात कर रहा है, वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा और कहीं इस एक्ट में इस प्रोविजन के अगेंस्ट कोई कंट्रेरी चीज़ लिखी हुई है तो वो मैटर नहीं करती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। देखिए टर्नओवर की यहाँ पे लिमिट दी हुई थी कि जो भी ये बंदा इस ऑप्शन को ले सकता है उसका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। बट आज की डेट में ये 50 लाख रेलिवेंट नहीं है। आज की डेट में जो गवर्नमेंट ने टर्नओवर की लिमिट दी है, देखिए इसमें 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक तो ये वाले स्टेट्स, इसको बेसिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं जनरली, बट 8 स्टेट है, इन 8 स्टेट के आपको नाम भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एज ऑन डेट इन स्टेट्स पे जो टर्नओवर की लिमिट है 75 लाख है।
तो इट मीन्स किसी का अगर टर्नओवर साल का 75 लाख तक है, ठीक है, तो वो अपना कंपोजिशन सप्लाई स्कीम ले सकता है। इन केस इनसे अलग कोई स्टेट है, 8 स्टेट से अलग, तो उसको जो टर्नओवर की लिमिट दी गई है वो 1.5 CR है। तो इट मीन्स अगर किसी का टर्नओवर 1.5 CR है तो वो कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन ले सकता है एंड टैक्स की लायबिलिटी कंपोजिशन सप्लाई में डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है। इस सेक्शन के अपने कुछ बेनिफिट भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं, तो वो जब ये सेक्शन आप पूरा पढ़ लेंगे तब आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो अभी तो जस्ट आप टर्नओवर को याद करना है, 1.5 CR इन नॉर्मल स्टेट्स एंड अदर देन नॉर्मल स्टेट, मतलब ये स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, 8 स्टेट, इसमें 75 लाख टर्नओवर है, मतलब हाफ आधे का डिफरेंस है, 1.5 करोड़ का आधा करेंगे 75 लाख आएगा, ठीक है। एंड इसमें देखिए जो सबसेक्शन 1 था उसमें 2 प्रोविजो हैं। प्रोवाइडेड का मतलब कंडीशन लग रही है। देखिए पहला प्रोविजो बोलता है प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इंक्रीज द सैड लिमिट ऑफ 50 लाख। जो 50 लाख की लिमिट थी, गवर्नमेंट को पावर है कि वो बाई नोटिफिकेशन उसको इंक्रीज कर सकती है टू सच हाईएस्ट अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ एंड 50 लाख रुपीज़। तो मतलब 1.5 करोड़ से तक वो गवर्नमेंट लिमिट को बढ़ा सकती है, एज मे बी रिकमेंडेड बाई द काउंसिल, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पावर है 50 लाख से वो बेसिकली 1.5 करोड़ तक लिमिट को बढ़ा सकती है। जो एज ऑन डेट में बात करूं तो इन नॉर्मल स्टेट जो मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है ये ऑलरेडी 1.5 करोड़ गवर्नमेंट ने की हुई है, एंड इन केस ऑफ दीज 8 स्टेट्स ये 75 लाख है। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी और क्लॉज सी may supply services other than those referred to in clause B of paragraph 6 of schedule 2nd of value not exceeding 10% of turnover in a state or union territory in the preceding financial year or 5 lakh rupees whichever is higher। देखिए इसको भी आपको स्पेशल अटेंशन देनी है, ये whichever is higher बोल रहा है। यहाँ बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि इन केस जो भी हमारा कंपोजिशन स्कीम है उसमें अगर कोई बंदा एक लिमिट तक सर्विसेज भी दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपोजिशन सप्लाई को ले सकता है, ठीक है। एंड उस लिमिट की कैलकुलेशन यहाँ दी हुई है 10% ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट, 10% ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। तो आपको क्या करना है, टोटल टर्नओवर अपना लेना है, उसका 10% करना है और 5 लाख विच एवर इज हायर, जो भी लिमिट आएगी उतने लिमिट तक की सर्विसेज आप एज ए कंपोजिशन डीलर सप्लाई कर सकते हो एंड इस स्कीम में आप रह सकते हो। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजो द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स और एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट shall not be taken into account for determining the value of turnover in a state or union territory। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका डिपॉजिट लोन एंड एडवांसेस से रिलेटेड कोई आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट की इनकम होती है, इन तीनों मतलब से रिलेटेड, तो जो इनसे आपको इनकम हुई एज इंटरेस्ट या डिस्काउंट उसको आप बेसिकली टर्नओवर में काउंट नहीं करोगे, उस पर कंपोजिशन टैक्स नहीं लगेगा या कंपोजिशन टैक्स की जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट उसमें उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बोलता है द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1, जो हम अब इससे पहले पढ़ा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सबसेक्शन 1 में बेसिकली रजिस्टर्ड पर्सन जाएगा वो एलिजिबल होगा, बट वो कंडीशन देती है यहाँ पे, इफ सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब वो बंदा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे एक रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है जो सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, उतनी लिमिट तक की अगर सर्विस दे रहा है तो चलेगा। अगर उससे ज़्यादा की सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है तो वो बंदा एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन लेवी के लिए। सेकेंड कंडीशन है ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लिवाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। नहीं बोल रहा है अगर कोई बंदा ऐसी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है जो जीएसटी एक्ट में जिस पे टैक्स ही नहीं लगता तो भी वो एलिजिबल नहीं है। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब वो बंदा जब भी एलिजिबल है जब वो इंटर स्टेट
आउटवर्ड सप्लाई नहीं करता हो, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज को। देखिए यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है, इट मीन सेल की। तो इसका मतलब यहाँ क्लियरिटी आ रही है, अगर हम आउट ऑफ स्टेट से मतलब इंटर स्टेट परचेज करेंगे एंड सेल हम विद इन द स्टेट कर रहे हैं तो चल जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब जीएसटी आया था तो लोगों को ये भी कंफ्यूजन थी कि अगर हम कंपोजिशन ले भी लेंगे तो उस केस में हम ना तो स्टेट से बाहर सेल कर सकते हैं ना ही परचेज कर सकते हैं। बट ये इस सेक्शन में लिखा हुआ है आउटवर्ड सप्लाई, मीन्स ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है वो सिर्फ सेल पे लगा रहा है। तो इट मीन्स आप इंटर स्टेट सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, बट आप परचेज कर सकते हो, वो अलाउड है। नेक्स्ट है ही नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। ये बोल रहा है कि जो हम सप्लाई करेंगे वो किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं होनी चाहिए, तो ये एलिजिबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट है ही इज नॉट ए मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स, मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा है, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। देखिए गवर्नमेंट को पावर है कि वो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर दे कि इन गुड्स को बेसिकली कंपोजिशन में ऑप्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चर होगा इस टाइप की गुड्स का, तो आज के डेट में देखो आइसक्रीम को बेसिकली इस टाइप की कैटेगरी में लिया हुआ है, पान मसाला हो गया, टैबाको से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, तो ये 2-3 प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए हैं। अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कंपोजिशन लेवी में नहीं आ सकते हो आप। नेक्स्ट है ही इज नाइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी नहीं होने चाहिए एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं होने चाहिए। देखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा हो ना कोई मतलब एक्सपो मार्ट लगते हैं जहाँ पे क्या हो गया, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके लोग अपनी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट वो टेम्परेरी होता है कि 10-15 दिन तक। जैसे ट्रेड फेयर लगता है दिल्ली में, तो वहाँ पे लेट सपोज कोई मतलब शर्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो वो अपना ट्रेड फेयर में स्टॉल लगाता है, बट वो उसको पता होता है स्टॉल वो टेम्परेरी, चाहे वो 10 दिन की हो, महीने की हो, तो उस लोकेशन का भी बेसिकली उनको एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी इसको ऑप्ट नहीं कर सकता। नॉन रेजिडेंट का मतलब है जो इंडिया में नहीं रहता, वो बंदा भी इसको ऑप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे प्रोविजन है, प्रोवाइडेड मीन्स कंडीशन है ये, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर issued under the income tax act, the registered person shall not be eligible to opt for a scheme under subsection 1 unless all such registered persons opt to pay tax under that subsection। ये बोल रहे हैं कि इन केस एक पेन पर मल्टीपल जीएसटी अलाउड होते हैं एंड हर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है जीएसटी में, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी था। तो ये बोल रहा है इन केस आपके लेट सपोज की 4 रजिस्ट्रेशन है अलग अलग स्टेट के, तो सभी पर इन केस आप कंपोजिशन लेना चाह रहे हैं तो सभी पर आपको कंपोजिशन लेना पड़ेगा, सभी रजिस्ट्रेशन पर। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक पे कंपोजिशन स्कीम के थ्रू आप टैक्स दे रहे हैं दूसरे पर नॉर्मल, तो वैसा अलाउड नहीं है। अगर कंपोजिशन चाहिए तो सभी पर कंपोजिशन होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सबसेक्शन 2A ऐड हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट सबसेक्शन है। ये बात करता है सर्विसेज के रिगार्डिंग। ये बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेन इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3-4 ऑफ सबसेक्शन 9, जो रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं। एंड ये सेम जो सबसेक्शन 1 था 10 का, सेक्शन 10 का सेम लैंग्वेज है, ठीक है। ये रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू opt to pay tax under subsection 1 of subsection 2, जो इस सेक्शन का मतलब सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 and 2 दिया हुआ है, अगर उसमें एलिजिबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक है। whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh rupees। दूसरी कंडीशन क्या है, जिसका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा हो प्रीसीडिंग पिछले फाइनेंशियल ईयर में, एंड उसकी एलिजिबिलिटी सबसेक्शन 1 में भी नहीं है, सबसेक्शन 2 में भी नहीं है, और सेक्शन 10 के मे ऑप्ट टू पे इन लिeu ऑफ द टैक्स पेबल बाय हिम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 9, ठीक है। 9 सबसेक्शन 1 की जगह वो टैक्स पे करने की जगह उसको एक दूसरा ऑप्शन दे रहा है टैक्स पे करने का। एन अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट सच रेट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बट नॉट एक्सीडिंग 3%, मैक्सिमम लिमिट 3 + 3 इज इक्वल टू टोटल 6% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी। ये बता दिया गया है कि जो सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में किसी की एलिजिबिलिटी नहीं आ रही है एंड उसका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, तो उस पर्सन के पास भी एक
टैक्स का इन्होंने ऑप्शन दिया है पे करने का, बट उसमें कंडीशन लगा दी है, इफ ही इज नॉट engage in making any supply of goods services which are not leviable to tax under this act। मतलब ये बोल रहा है कि वो बंदा जो बेसिकली गुड्स या सर्विसेज का मैटर है वो ऐसी सर्विसेज या गुड्स में डील नहीं कर रहा हो जिस पे इस एक्ट के अलावा किसी एक्ट में टैक्स लगता है। सेकंड है इंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड दूसरी कंडीशन ये भी दे रहा है कि इंटर स्टेट वो सप्लाई नहीं करेगा आउटवर्ड। देखिए वो मैंने पहले भी समझाया है, मतलब सेल पे लिमिट है, परचेज पे लिमिट है नहीं है। परचेज इंटर स्टेट कर सकता है, बट सेल वो जो आउटवर्ड हमारी सप्लाई होगी वो इंटर स्टेट नहीं होगी। नेक्स्ट है ये सी, इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। वो बंदा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विसेज भी सेल नहीं करता हो, वो मैन्युफैक्चरर भी नहीं होना चाहिए वैसी गुड्स का जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है। ये सारे जस्ट पहले जैसे एग्जाम्पल हैं जो सबसेक्शन 2 में आए हुए थे। नेक्स्ट है हमारा एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं होना चाहिए, तभी उसको ये इसका फायदा होगा। इसमें प्रोवाइडेड कंडीशन लगा दिया, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर issued under the Income Tax Act 1961, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this subsection unless all such registered person opt to pay tax under this scheme। इसका मतलब ये है, मान लो एक से ज़्यादा एक बंदे के रजिस्ट्रेशन है जीएसटी के, तो वो सभी पर ही अगर कंपोजिशन लेगा तो अलाउड होगा। ऐसा नहीं कर सकता कि एक पे कंपोजिशन पे करेगा दूसरे जीएसटी पे नहीं करेगा, ठीक है। सब पे लेगा तो ही कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 है the option available by a registered person under subsection 1 or subsection 2A as the case may be shall lapse with effect from the day on which the aggregate turnover during a financial year exceed the limit specified under subsection 1 under subsection 2A as the case may be। ये बोल रहा है जो ऑप्शन होगा कंपोजिशन स्कीम का वो उस दिन लैप्स हो जाएगा, मीन्स खत्म हो जाएगा जिस दिन उसकी जो टर्नओवर की लिमिट थी 1.5 या 75 लाख की या हमने 50 लाख की लिमिट पड़ी थी सर्विसेज के केस में। तो अगर ये जिस दिन लिमिट क्रॉस करेंगे उसी दिन वो उस बेसिकली कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा एंड उसको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। सबसेक्शन 4 बोल रहा है ए टैक्सेबल पर्सन टू होम द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 एज द केस मे बी सबसेक्शन 2A अप्लाई शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम रेसिपिएंट ऑन सप्लाई मेड बाई हिम नॉट शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। इसका मतलब ये हो गया जो भी बंदा सबसेक्शन 1 में टैक्स पे कर रहा है कंपोजिशन का या 2A में जो 6% वाला था, तो उसको राइट नहीं है कि वो जो जीएसटी है वो कस्टमर से कलेक्ट करे, एंड उसको राइट नहीं है कि वो जो भी परचेज करता है उस पर ITC ले। देखिए जीएसटी जो काम करता है ऐसे करता है, लेट सपोज मैं किसी क्लाइंट को 1 लाख रुपए की सर्विस दे रहा हूँ, तो अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ तो मैं उससे बोलूँगा कि 1 लाख रुपए ये प्लस 18% जीएसटी दो, तो 18% मैं एक्स्ट्रा कस्टमर से ले रहा हूँ। इनकेस मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो मैं उससे 1 लाख रुपये लेता, बट अब जीएसटी में हूँ तो मैं कस्टमर से ही एडिशनल चार्ज कर रहा हूँ 1,18,000। तो ये हो गया नॉर्मल कंपोजिशन से अलग जो सेक्शन 9 में लिखा हुआ है, वो तरीका ये है। इनकेस कोई कंपोजिशन में जाता है, मैं लेट सपोज मैं ही कंपोजिशन लेता हूँ, तो मैं जो 6% गवर्नमेंट को दूंगा या जो भी रेट है कंपोजिशन लेवी का, वो मैं अलग से कस्टमर को चार्ज नहीं करूँगा, जो भी है वो मुझे 1 लाख में से ही अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। ये सबसेक्शन 4 बोल रहा है। एंड दूसरा ये बोल रहा है जो भी मैं परचेज कर रहा हूँ उस पर अगर मैं कोई जीएसटी दे रहा हूँ तो उसका भी मुझे इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है सबसेक्शन 5। ये बोलता है इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट ए टैक्सेबल पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2A एज द केस में बी डेस्पाइट नॉट बीइंग एलिजिबल। मतलब ऑफिसर को रीजनेबल बिलीव है, मतलब उसको पता है कि आप एलिजिबल नहीं थे बट स्टिल आपने कंपोजिशन में टैक्स पे किया है, तो ऑफिसर को फिर पावर है कि जो भी एक्चुअल में टैक्स पेबल था अदर देन कंपोजिशन वो आपसे ले, एंड दूसरा आप पर पेनल्टी भी लगा सकता है सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है कि अगर एलिजिबिलिटी है तो ही कंपोजिशन में जाना, नहीं है तो ये सेक्शन बेसिकली पावर दे रहा है ऑफिसर को कि जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स होगी वो आप रिकवरी कर सकते हो एंड पेनल्टी भी लगा सकते हो। ये एक्सप्लेनेशन दिया है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ए पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग हिज एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय हिम
फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, ये बोला है कि अप्रैल से जो आप सप्लाई कर रहे हो उससे जोड़ोगे, अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposit loan advances insofar as the consideration is represented by of interest और discount। तो बेसिकली इस एक्सप्लेनेशन का जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो हम एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करेंगे वो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से काउंट करेंगे टिल द डेट जिस डेट को हम ये कंपोजिशन स्कीम में एंट्री का प्लान कर रहे हैं, तो उस दिन तक का हमें टर्नओवर को टोटल लेना है, ठीक है। एंड इन केस उसमें कोई डिपॉजिट लोन एडवांस से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट इनकम या डिस्काउंट है उसको हम टर्नओवर का पार्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये बोल रहा है टर्नओवर इन स्टेट कैसे काउंट करना है और यूनियन टेरिटरी, इसमें बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल बाय ए पर्सन अंडर दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सप्लाईज, नेमली सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर up to the date when such person become liable for registration under this act, and exempt supply of services provided by way of extending deposit loans advances insofar as the consideration is represented by way of interest or discount। ये भी सेम है कि इन केस आपको जो टर्नओवर काउंट करना है उसमें फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से लेना है टिल द डेट जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबिलिटी आ गया है, टर्नओवर उस दिन तक का आपको काउंट करना है जो लिमिट चेक करने के लिए। एंड दूसरा जो आपकी लोन एडवांसेस एंड डिपॉजिट से रिलेटेड अगर कोई आपकी इंटरेस्ट या डिस्काउंट की इनकम है तो उसको टर्नओवर का पार्ट नहीं मानना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आई होप आप इसको थोड़ा मतलब ध्यान से पढ़ेंगे एंड ये बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा तो ही जाके आपको इस पर कंट्रोल आएगा, ठीक है। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।